जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत के महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लाइफ से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स जानेंगे। क्या नेताजी की मौत भारत के इतिहास का सबसे बड़ा कॉन्स्पिरेसी में से एक है? क्या आपको मालूम है कि वो कौन लोग हैं जो इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे और आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? ऐसे कई बड़े सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट होने से पहले जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब इट राइट नाउ। 23 जनवरी सन 1897 को कटक में भारतीय इतिहास के सबसे फेमस फ्रीडम फाइटर्स में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। नेताजी के पिता जानकीनाथ बोस कटक के नामी वकील थे और उन्हें राय बहादुर का टाइटल मिला हुआ था। नेताजी बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट और देशभक्त थे। वह स्वामी विवेकानंद जी को अपना स्पिरिचुअल गुरु मानते थे। उन्होंने सन 1913 में कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया था, पर जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे उस वक्त एक ब्रिटिश प्रोफेसर E.F. ऑटन ने कुछ भारतीय छात्रों के साथ बदसलूकी की थी। इसका पता जैसे ही नेताजी को चला, उन्होंने इसके खिलाफ बड़ा मुहिम चलाया और इस कारण उन्हें सन 1916 में प्रेसिडेंसी कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने सन 1919 में स्कॉटिश चर्च कॉलेज कलकत्ता से फिलॉसफी में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और अपने पिता के इच्छा के अनुसार इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए इंग्लैंड चले गए। उन्होंने सन 1920 में ICS का एग्जाम क्लियर कर इंडियन सिविल सर्विस ज्वाइन किया, पर देश को अंग्रेजों से आजाद कराने का उनका सपना इतना मजबूत था कि अप्रैल 1921 में उन्होंने ICS से रिजाइन कर दिया और वापस भारत चले आए। देश में लौटने के बाद उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ आज़ादी की आंदोलन में काम किया था। देशबंधु जी बिल्कुल देश हित के लिए समर्पित थे और इसलिए नेताजी उन्हें अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे। गांधी जी द्वारा शुरू किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के वक्त नेताजी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया था। लेट 1920s में भारत की आज़ादी की लड़ाई में दो उभरते हुए चेहरे में से एक नेताजी बोस थे और दूसरा जवाहरलाल नेहरू। सन 1928 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में नेताजी फुल मिलिट्री यूनिफॉर्म में नजर आए थे। उस वक्त बहुत सारे लोगों को यह समझ आ गया था कि नेताजी शायद भारत की आज़ादी के वक्त बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। लोगों को उनकी दूरदर्शिता वाली सोच बहुत भाने लगी थी, इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस में नेताजी का रुतबा गांधी और नेहरू से ज्यादा बढ़ चुका था। सन 1938 में नेताजी को पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया। सन 1939 में गांधी जी और नेहरू जी ने नेताजी को इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए दोबारा चुनाव में न खड़ा होने का सलाह दिया था और पिता भी सीतारामैया को बैक किया था। लेकिन नेताजी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि न सिर्फ नेताजी ने इलेक्शन लड़ा पर आसानी से जीत भी लिया। इसके बाद गांधी जी ने सीतारामैया की हार को अपनी हार बताकर नेताजी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और आखिर में नेताजी ने प्रेसिडेंट पोस्ट से रिजाइन कर दिया। दोस्तों, यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या गांधी जी और नेहरू जी के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की पोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट थी या देश की आजादी? क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस में शुरू से ही डेमोक्रेसी का सम्मान नहीं होता था? क्या नेताजी अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस को उस वक्त लीड करते तो आजाद भारत का इतिहास कुछ और होता? ऐसे कौन से कारण थे कि गांधी जी को नेताजी का इंडियन नेशनल कांग्रेस में रहना पसंद नहीं था? इसके बाद नेताजी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को अलविदा कहा, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नेताजी के प्लान को समझते हुए उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया था। नेताजी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट और उनके ऑफिसर्स को चकमा देते हुए 1941 में अफगानिस्तान के रास्ते यूरोप जाके रसिया और जर्मनी से ब्रिटिश के खिलाफ भारत की इस लड़ाई में सहायता मांगी थी। सन 1943 में नेताजी जापान की रॉयल एडमिनिस्ट्रेशन से इंडियन नेशनल आर्मी को दोबारा बनाने में मदद मांगी। वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ते हुए जो भारतीय सैनिक को जापान ने बंदी बनाया था, उन्हें लेकर सुभाष बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी को दोबारा बनाया और फिर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट का निर्माण भी किया था। उस गवर्नमेंट को नेताजी लीड कर रहे थे। इस प्रोविजनल गवर्नमेंट को एक्सिस पावर ने सपोर्ट एंड रिकॉग्निशन दिया था। इंडियन नेशनल आर्मी ने नेताजी के नेतृत्व में भारत के कई हिस्से को ब्रिटिश आर्मी से लड़ते हुए जीत भी लिया था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्सिस पावर की हार के बाद इंडियन नेशनल आर्मी को सरेंडर करना पड़ा। लेकिन बोस कहाँ सरेंडर करने वाले थे? उन्होंने तो हर वक्त चुनौतियों को लड़काते हुए उसका सामना किया था। कहा जाता है कि 1945 में नेताजी टोक्यो से रसिया के लिए प्लेन से निकले, लेकिन उनका प्लेन बीच में ही क्रैश कर गया और भारत माँ ने अपना सपूत खो दिया। लेकिन इस थ्योरी में कहीं ना कहीं गहरी साजिश की बू आती है। हाल ही में नेताजी की डिक्लासिफाइड फाइल से पता चलता है कि इंडियन इंटेलिजेंस नेताजी की फैमिली पर सन 1968 तक जासूसी करती रही। ऐसा क्या डर था जो कांग्रेस ने नेताजी की फैमिली पर जासूसी करवाई? जासूसी तो सिर्फ क्रिमिनल्स की जाती है,
क्या एक देशभक्त क्रांतिकारी के फैमिली की जासूसी करवाना सही था? कहीं नेहरू लेड गवर्नमेंट को यह मालूम तो नहीं था कि नेताजी प्लेन क्रैश में नहीं मरे, और उन्हें यह डर लग रहा था कि अगर नेताजी भारत वापस आ गए तो जनता उनकी हुकूमत छीन के नेताजी को पीएम बना देगी। इवन ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने भी यह माना था कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में नहीं हुई और वो अपने देश लौटने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे। कुछ डिक्लासिफाइड फाइल से मालूम होता है कि नेताजी से जुड़ी कुछ फाइल्स 1972 में नष्ट कर दिया गया था। फ्रेंड्स, ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या था उस फाइल में जो उसे नष्ट करने की जरूरत पड़ी। एक और थ्योरी जनरल जीडी बख्शी के द्वारा दी गई थी कि प्लेन क्रैश की घटना नेताजी और जापानीज ने मिलकर नेताजी को बच के निकलने के लिए बनाई थी। उनके मुताबिक नेताजी को सर्बियन गुलाग में टॉर्चर करके मारा गया था। ये या तो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोगेशन करते वक्त किया होगा या उस वक्त के रशियन लीडर स्टालिन के कहने पर ऐसा किया गया होगा। कुछ लोगों का यह मानना है कि नेताजी गुमनामी बाबा बनके फैजाबाद उत्तर प्रदेश में रह रहे थे। चंद्रचूड़ घोष और अनुज धर ने कई एविडेंसेस के साथ अपनी किताब कॉनंड्रम सुभाष बोस लाइफ आफ्टर डेथ में इस थ्योरी को सपोर्ट किया है। इस किताब में बताया गया है कि गुमनामी बाबा और नेताजी की हैंडराइटिंग को मैच करने के बाद यह पता चलता है कि यह एक ही इंसान के द्वारा लिखी गई थी। जब देश के इतने बड़े क्रांतिकारी के मौत को लेकर इतनी भ्रांतियां फैलाई जा रही है तो क्या दोस्तों आपको नहीं लगता कि अब वो समय आ गया है कि नेताजी की सो कॉल्ड अस्थियां जो कि जापान के रेकोंजी टेम्पल में रखी हुई है उसका डीएनए टेस्ट करा के दूध का दूध और पानी का पानी कर देना चाहिए? लेकिन रुकिए मेरे दोस्तों, भारतीय सरकार ने खुद कहा है कि डीएनए टेस्ट तो करवाया जा सकता है, लेकिन अगर रिपोर्ट नेगेटिव आया तो क्या होगा? क्या हम सभी का हक नहीं बनता कि हम सब अपने प्रिय नेताजी के बारे में सच्चाई जाने? क्या इंडियन गवर्नमेंट भी यह जानती है कि नेताजी प्लेन क्रैश में नहीं मरे थे? ऐसे कौन लोग हैं जिन्हें बचाने के लिए भारतीय सरकार डीएनए टेस्ट नहीं करवाना चाहती? दोस्तों, अब हमारे पास नेताजी की मौत की सच्चाई जानने के लिए सिर्फ डीएनए टेस्ट ही लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है। तो आइए हम सभी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर इंडियन गवर्नमेंट से अपील करें कि जल्द से जल्द इस साजिश का पर्दाफाश किया जाए। अगर आप सभी के पास भी नेताजी से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। क्या आजाद भारत के इतिहास के कुछ और साजिश से जुड़े वीडियोस के लिए आप तैयार हैं? अपना राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे आने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।